हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग कॉमन एरर्स इन प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कुछ भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे और इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर होता है उनके विषय में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं तो किस किस काइंड्स की बात करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। उसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे। यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन यहाँ रॉन्ग आ गया, देखिए। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे इसमें। तो ये सारे प्रोनाउंस की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन के विषय में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि अगर यह प्रोनाउंस का पार्ट 3 है और इसके बाद आने वाला पार्ट 4 है, जिसमें अब बचे जो प्रोनाउंस के टाइप्स हैं उनसे संबंधित जो कॉमन एरर है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी तरह का इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आदि सभी दिए हुए हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुरु मंत्र IQ, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रोनाउंस को हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रोनाउंस के जो अन्य टाइप्स बच गए हैं उनके विषय में हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउंस के विषय में हम लोगों ने पढ़ा वहाँ। अब आज इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडिफिनिट प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो पढ़ने जा रहे हैं इनसे संबंधित जो हम कॉमन एरर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन, जिसके विषय में हमें कॉमन एरर्स जो आएंगे उसके विषय में अंडरस्टैंडिंग करने की हमें समझ उत्पन्न हो वहाँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इच, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनके बाद हम देखें तो इसमें दिया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है, माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है। यानी कहने का अर्थ ये है जिसमें सेल्फ लग जाएगा, सेल्फ या सेल्फ्स। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा हुआ रहेगा और प्लूरल है तो सेल्फ के बदले में क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। वैसे भी एफ और एफ ई को हटाकर क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें आपको, जैसे योर सेल्फ की बात करें तो योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ्स की बात करें, योर सेल्फ्स, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो योर सेल्फ सिंगुलर है। जब यू का यूज हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं, जैसे यू आर अ डॉक्टर, यहाँ यू क्या है, सिंगुलर है, और यू आर डॉक्टर्स कहने से यू क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो जहाँ प्लूरल का सेंस देने लगेगा वहाँ हम क्या करेंगे, योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। योर सेल्फ्स का अर्थ क्या है, यहाँ खुद के अर्थ में होना। योर सेल्फ्स का अर्थ क्या है, यहाँ खुद, स्वयं, इनके अर्थ में। जैसे हम ये कहते हैं कि आई टीच माई सेल्फ, आई के साथ क्या लगेगा, क्योंकि आई है खुद को बोध कराने के लिए क्या लगेगा, यहाँ माई सेल्फ लगेगा। तो आई के साथ हम माई सेल्फ लगाएंगे, तो आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं अपने आप पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो हम यहाँ जो यूज कर रहे हैं सेल्फ, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। जैसे आवर है तो आवर से क्या बन जाएगा, आवर सेल्फ्स बनेगा, ना कि आवर सेल्फ बनेगा, क्योंकि आवर जो है एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ सेल्फ्स होगा और सेल्फ्स होगा, उसके बाद सेल्फ नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें यू से योर सेल्फ, यानी योर सेल्फ दोनों होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में आता है, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होगा। यदि हम ही की बात करें
ही के लिए क्या आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आता है, और फिर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, हिमसेल्फ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें सी के लिए क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर। तो हर के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ होगा। यहाँ हर सेल्फ्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर सेल्फ्स प्लूरल, सेल्फ्स देने से प्लूरल हो जाएगा। और हर से क्या मतलब निकलता है, हर सिंगुलर को शो करता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में जानकारी थोड़ी बहुत मिली है। आगे चल करके हम लोग और ज़्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको जो बेसिक है इनके विषय में समझाने की कोशिश की जा रही है। आगे चलकर कॉमन एरर हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। चलिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या उदाहरण के रूप में आते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, सुनिए, एक दूसरे से। वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे से। जैसे ईच अदर कहते हैं तो ईच अदर का उपयोग कहाँ करते हैं, वन अनदर का उपयोग कहाँ करते हैं, है। तो ये ईच अदर और वन अनदर यानी परस्पर संयोग, परस्पर संबंध को बताने के लिए ईच अदर, और आपस में संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ईच अदर और वन अनदर का। उसके बाद आता है क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब जिसका डिफिनिट नहीं है, ऐसे प्रोनाउन जिसमें डिफिनिट का कोई संबोधन नहीं होता या बोध नहीं होता है। जैसे डिफिनिट का क्या मतलब है, अगर हम ये बताते हैं कि कोई चीज जैसे वहाँ राम पढ़ता है तो दिस इज डेफिनेट, ये इस वर्ड से क्या है, डेफिनेट हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कोई पढ़ता है, अगर कहते हैं कोई पढ़ता है, कोई खेलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि कौन आदमी है, इनका कोई पता नहीं चलता। उसी तरह जैसे एवरीबॉडी कह देते हैं, एवरीबॉडी कहने से प्रत्येक व्यक्ति होता है, और एवरीबॉडी कह देने से ये नहीं पता चलता राम है, मोहन है, या कितने लोग हैं, ये पता नहीं चलता है। एवरीथिंग कहने से प्रत्येक चीज, प्रत्येक चीज कहने से ये बोध नहीं होता। ऑल, सब, ऑल का हिंदी क्या होता है, सब। वन, वन मतलब भी होता है कोई। अदर, लिटिल, मैनी, नन, सम, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, बोथ। उसी तरह एवरीबॉडी है तो उसी तरह समबडी, नोबडी, इसी तरह से और सारे वर्ड्स आएंगे। एवरीथिंग है तो समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इस तरह से जितने भी वर्ड आएंगे सारे इसमें इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। इन सब के यूज भी हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रोनाउंस इसमें दिए गए इंडिफिनिट प्रोनाउंस, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये इनके यूज किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है, और फिर इसका जो एरर है इनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे इंडिकेट करने के लिए, निर्देश करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना यह एक घर है, दिस इज ए हाउस, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, नजदीक को शो करने के लिए। अगर दूर में घर है, वह एक घर है, इसका मतलब दूर का शो कर रहा है। और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। दिस कहने से एक का बोध होता है, सिंगुलर का बोध होता है, और दैट कहने से भी सिंगुलर का बोध होता है। जबकि दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है, और दीज कहने से बहुत सारे का बोध होता है, दोज कहने से भी बहुत सारे का बोध होता है। और दिस का प्रयोग नजदीक के लिए किया जाता है, दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, जिस प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ये बेसिक आप लोगों हम लोगों ने देखा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल, इंडिफिनिट प्रोनाउंस के हम लोगों ने, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्या देखा हम लोगों ने, तो ये हम लोगों ने बेसिक देखा। अब हम लोग इन पर, इनसे संबंधित कॉमन एरर को हम फोकस करेंगे और देखेंगे कहाँ क्या यूज होता है। अब हम लोग इनसे संबंधित कॉमन एरर्स को जानते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के इससे संबंधित कॉमन एरर दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पहला कॉमन एरर जो दिया गया है उसमें क्या है, आइदर ऑफ दीज, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3 गर्ल्स, उसके बाद कैन डू दिस, सम, और चौथा ऑप्शन है नो एरर, यानी आइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन डू दिस, सम, नो एरर। अब इनमें कहाँ गलती है, इसको आपको ढूंढना है, कौन से एरर है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग सही सही मिल जाए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जब भी एरर हम फाइंड करते हैं तो यह चेक करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं। तो देखिए, तो आइदर ऑफ दीज को अभी रोक दीजिए, लिखिए 3 गर्ल्स में तो 3 प्लूरल है और गर्ल्स भी प्लूरल, तो ये तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कैन डू दिस, सम, इसमें भी कोई गलतियां नजर नहीं आ रही है।
और फिर तब हमें देखेंगे आइदर ऑफ दीज में क्या मतलब है। यहाँ हम आपको बता दें, यदि आपको ये पता होता है कि आइदर का उपयोग कहाँ करते हैं, तब आप कभी मिस नहीं करते। आइदर का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक, आइदर। ठीक है, तो दो में से अगर कोई एक की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? यहाँ 3 गर्ल्स दिया गया है। कितने गर्ल्स दिए गए हैं? 3। अगर 3 गर्ल्स है, हम जानते हैं कि आइदर का मतलब दो में से कोई एक होता है, तो फिर 3 गर्ल्स अगर दिया हुआ है तो इसके हिसाब से आइदर का प्रयोग नहीं होगा। ये तो हमें अंडरस्टैंडिंग था, हम समझते हैं इस चीज़ को, आप नहीं समझते, तो फिर आपको दिक्कत होगा कि किसका उपयोग दो में से किसी एक के लिए किया जाता है और किसका उपयोग दो के लिए किया जाता है, किसका उपयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जब इस चीज़ का आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से कहाँ कौन से वर्ड्स का उपयोग दो व्यक्ति के लिए किया जाता है, दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, और किसका उपयोग केवल दो के लिए किया जाता है। इन सब चीज़ को हम लोग देखते हैं, फिर हम इसको यदि बनाएंगे तो आपको ये सही रूप से आप खुद बना सकते हैं इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ दिया गया है आइदर, नाइदर, ईच अदर और बोथ। ये आइदर मतलब दो में से कोई एक, ऊपर में लिखा हुआ भी है, यानी दो में से एक का मतलब दो का होना जरूरत है। जैसे वहां लिखा हुआ था आइदर ऑफ दीज गर्ल्स, आइदर ऑफ दीज 3 गर्ल्स, तो 3 दिया हुआ था उस एरर में, तो ये 3 एरर्स है, यानी 3 गर्ल्स है, तो 3 गर्ल्स के लिए हमें 3 वाले यूज करना चाहिए, कम से कम 2 से अधिक वाले वर्ड यूज करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दो में से कोई एक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आइदर के लिए। या नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का क्या अर्थ है? दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई एक। इसका मतलब नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं, यानी दो, इसमें भी दो का यूज करेगा, जब भी रहेगा दो रहेगा, नाइदर में भी दो रहेगा। ईच अदर वर्ड्स एक ऐसा वर्ड है, जैसे हम कहते हैं कि राम एंड मोहन नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। तो राम एंड मोहन की बात की हमने, तो राम और मोहन की संख्या कितनी है? 2 है। अगर राम और मोहन दो व्यक्ति है और एक दूसरे को जानते हैं तो हम यहाँ ईच अदर लगाएंगे, ना कि वन अनदर लगाएंगे। अगर वन अनदर लगा देते हैं तो इसका मतलब है दो से अधिक। दो से क्या होना चाहिए? अधिक। तो ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं। वैसे अभी इस समय ईच अदर वन अनदर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया जाता, लेकिन आप जब कॉमन एरर को बना रहे होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बोथ भी दो को शो करने के लिए किया जाता है, यानी केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर बात करें तो दो व्यक्ति वस्तु के लिए इन सारे वर्ड का यूज किया जाता है। जहाँ की हम आइदर की बात करें तो आइदर दो में से एक, यानी दो इसमें भी लगे रहते हैं। नाइदर दो में से कोई भी नहीं। ईच अदर दो के लिए, बोथ दो के लिए, ये ध्यान रखना है। जबकि हम अगर बात करें कि दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए जो यूज किया जाता है, ऑल कहने से ही मतलब निकल जाता है कि दो से अधिक होगा। उसके बाद एवरीवन कहने से पता चल जाता है, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक, इससे कहने से पता ही चल जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यानी दो लोग नहीं, दो से अधिक लोग हैं। एनी मतलब कोई, यानी एनी वन कहिए, तो इनसे भी दो से अधिक होना चाहिए, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। नन का भी उपयोग उसी तरह करते हैं। वन अनदर दो से अधिक होना चाहिए। जबकि ईच की बात कर लें तो ईच जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, ये दोनों स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। पहला तो आपने देखा कि केवल दो व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए, यानी आइदर, नाइदर। आइदर का मतलब दो में से या कोई एक है ना, और नाइदर मतलब दो में से निगेटिव है उसका। आइदर का निगेटिव क्या है? नाइदर है, दो में से कोई भी नहीं। तो ईच अदर तो आपको समझ में आ गया, बोथ भी समझ में आ गया। फिर अब निकला बचा क्या? दो से अधिक व्यक्ति। दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल, एवरीवन, उसके बाद एनी वन, नन, वन अनदर, ये सारे चीज।
तो अब हम आपको बता दें कि ये सारे वर्ड्स के आधार पर अब इस कॉमन एरर्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ एरर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ 3 गर्ल्स लिखा हुआ है, तो 3 गर्ल्स लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या देंगे आप? इसके लिए आइदर नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? आइदर नहीं दे सकते। फिर देंगे क्या? तो यहाँ ईच लगेगा। क्यों लगेगा ईच? ईच 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ दीज होगा, क्या होगा? याद रखेंगे, ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, तो यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वह सिंगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। दूसरा बात, एक तो वर्ब याद रखेंगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जो आते हैं तो इनके बाद क्या होता है? तो सिंगुलर वर्ब होता है। उनके बाद आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे ध्यान में? कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो यहाँ आने वाले नाउन या प्रोनाउन होता है वह क्या होता है? प्लूरल होता है। जैसे दिस प्लूरल है, यहाँ दिस नहीं लिख सकते, ये आइदर ऑफ दिस, नन ऑफ दीज है ना, दीज लिखा हुआ, ऑल ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल में होता, ऑल ऑफ है ना, ऑफ लगा हुआ, एवरीवन ऑफ, सबसे पहले ये देखिए एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए 2 स्टूडेंट्स प्लूरल में है। तो आपको यह देखना है कि इसके बाद प्लूरल है या नहीं है, और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ऐसा लगा हुआ रहा तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया। और आपको ये बता दें कि इनके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद ईच ऑफ, इनके बाद जो आने वाले वर्ब होते हैं वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं किसकी? दूसरे सेंटेंस की बात करते, तो उसमें क्या एरर है? तो क्या है? नन ऑफ दीज। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा, उसके बाद आइदर नाइदर के अलावा अगर आपको यह दिया हुआ रहेगा, आइदर नाइदर किसके लिए उपयोग करते हैं? दो में से, आइदर दो में से कोई एक, इसका नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं। इच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इच का प्रयोग आप करते हैं दो के लिए या दो से अधिक के लिए आप उनका प्रयोग करते हैं। ईच अदर किसके लिए उपयोग करते हैं? ईच अदर, ईच अदर भी आप किसके लिए यूज करते? ईच अदर, ईच अदर करते हैं दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। बॉथ किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो यहाँ आपको जो नन के विषय में हमने बताया, ये दो व्यक्ति से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नन ऑफ दीज 2 गर्ल्स दिया है, यदि 2 गर्ल्स है तो यहाँ नन नहीं होगा, तो यहाँ होगा क्या? तो अगर 2 की बात कर रहा है, कितने की बात की जा रही है? 2 का, तो यहाँ नाइदर होगा ना कि नन होगा। इस बात से आप पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग रखिए, नहीं तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगा आपको समझने में। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा। और गलती इसमें जो है, इसमें कॉमन एरर क्या है? ए में है, और उसका क्या होगा? नन के जगह पर नाइदर होगा। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की ओर। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर को। तीसरे नंबर में क्या दिया है? ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस, नो एरर। अब आपको क्या देखना है? यहाँ लिखा है ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स है, तो मैंने क्या बताया था अभी? ऑल का जो प्रयोग करते हैं 2 से अधिक के लिए करते हैं। क्या बताया था? 2 से अधिक के लिए। और 2 के लिए करते हैं, यानी 2 के सेंस में अगर करते हैं तो आइदर का करते हैं, EITHER, आइदर का, नाइदर का करते हैं, आइदर, नाइदर, उसके बाद किसका करते हैं? ईच अदर और बॉथ का प्रयोग करते हैं। इन चारों को आप ध्यान करेंगे कि 2, आइदर का मतलब 2 में से कोई एक, यानी 2 को शो करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। 2 रहेगा, 2 गर्ल्स रहेगा, 2 बॉयज रहेगा, तो आइदर ऑफ 2 बॉयज का मतलब हुआ 2 में से कोई एक। यदि 3 दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह आइदर, नाइदर, 2 में से कोई भी नहीं। तो यहाँ इसके बाद ईच अदर, ईच अदर भी 2 के लिए करते हैं आपस में, राम और मोहन बताए थे अभी। और इसी तरह बॉथ, बॉथ का मतलब ये तो दोनों। तो इस तरह से आप ये 4 वर्ड्स को ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, जिसका उपयोग आप किसके साथ करेंगे? 2 के लिए करना है आपको। कितने के लिए करना है? 2 के लिए करना है।
यानी दो, इसका मतलब दो में से कोई एक। अब आप चलते हैं ऑल ऑफ दी। हम बताए थे कि नन का प्रयोग, ऑल का प्रयोग, नन, ऑल, एवरीवन, एनी, एनीवन, उसके बाद वन अनदर, एवरी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। न केवल जैसे जैसे ऑल कहें तो दो के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए। अगर दो के लिए करना होता तो फिर तो आइदर, नाइदर, ईच अदर आदि वर्ड्स यूज होते, लेकिन यहाँ दो से अधिक के लिए करना है। कितने के लिए करना है? दो से अधिक के लिए करना है, तो क्या लगेगा? तो ऑल, सॉरी दो के लिए करना है। यहाँ कितने के लिए करना है? दो के लिए। तो यहाँ जो है ऑल नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? बोथ लगेगा। क्या लगेगा? बोथ द टू स्टूडेंट्स। यहाँ ऑल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बोथ। मैंने आपको बताया था कि ऑल का प्रयोग जब भी करेंगे तो ऑल का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए करेंगे, तो क्या लगाना होगा? यहाँ बोथ लगाना होगा, ना कि अन्य कुछ भी। ऑल के अपोजिट में हम क्या दे सकते हैं? बोथ को प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये बात भी आपको समझ में आ गया। तो इसमें 3 नंबर में कॉमन एरर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर में क्या है? एवरीवन ऑफ दी। एवरीवन कितने के लिए प्रयोग करते हैं? मैं अभी भी बताया, यहाँ दिया एवरीवन ऑफ दी टू स्टूडेंट्स, फिर एवरीवन दे करके हमने क्या दे दिया? टू स्टूडेंट्स दे दिया। तो यहाँ आप ये बताइए यह सही है या गलत है? तो यहाँ एवरीवन दो के लिए यूज नहीं करते। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दो के लिए करना होगा, जब भी कितने के लिए करना होगा? दो के लिए करना होगा, तो दो के लिए किसका उपयोग करते हैं? ईच का प्रयोग। दो या दो से अधिक के लिए करना होगा तो ईच का प्रयोग करते, सॉरी दो या दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग? ईच का प्रयोग करते हैं। दो के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर और बोथ का प्रयोग करते हैं दो के लिए। तो यहाँ क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया है? एवरीवन ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी दो स्टूडेंट्स में से प्रत्येक यहाँ सेंस है, लेकिन एवरीवन तो दो के लिए करते ही नहीं है ना। तो एवरीवन अगर दो के लिए नहीं करते हैं तो फिर क्या लगेगा यहाँ? तो एवरीवन को हटा करके हम लोग यहाँ ईच ऑफ दी टू स्टूडेंट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईच ऑफ द, ना कि और कोई चीज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स लगाएंगे और ये एवरीवन गलत हुआ। इसमें एवरीवन को हटा देंगे, यहाँ लगाएंगे EACH, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। दो या दो से अधिक के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नाइदर। तो नाइदर कितने के लिए प्रयोग करते हैं? नाइदर जब भी आता है तो हम नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं। तो दो में से कोई नहीं है ना, तो नाइदर ऑफ आवर हैंड्स। क्या है? नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, नो एरर। क्वेश्चन में है नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें एरर है। तो नाइदर को कितने के लिए यूज करते हैं? इसमें तो मेंशन ही नहीं है दो करना है या दो से अधिक करना है। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि नाइदर ऑफ आवर हैंड्स है, तो हैंड्स हमारे कितने होते हैं? दो ही तो होते हैं। अपने हैंड्स की बात हम अपनी बात करें, अब हम अपने हैंड की बात करें तो हमारे पास कितने हैंड होते हैं? दो होते हैं। तो यहाँ नाइदर ऑफ आवर हैंड्स लिखा हुआ है इज डैमेज्ड, नो एरर। इसका मतलब ये क्या है? सही है। क्या है? ये पूरा सही है और इसमें नो एरर होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो नाइदर ऑफ आवर हैंड्स इसमें आपको शो करने के लिए नहीं दिया गया है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे पास हाथ की संख्या कितनी है? हमारे पास हाथ की संख्या दो है, तो दो है तो फिर हमें तो दो का शो कर ही तो रहा है नाइदर। नाइदर दो के शो के लिए दिखाने के लिए ही नाइदर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ बिल्कुल सही लिखे हैं या सही सेंटेंस है ये, इसमें कोई एरर नहीं है। डी आंसर इसका होगा। चलिए 6 में चलते हैं। 6 में क्या कहता है? यहाँ लिखा है नो वन। मैंने अभी बताया आपको आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच अदर और किसके विषय में बताया? ईच अदर के बाद हमने बताया आपको बोथ के विषय में। ये दो के लिए करते, जबकि ऑल, ऑल के बाद एवरीवन, एनी, एनीवन, नन, वन अनदर और एवरी, है ना। नो वन, ये जो जितने भी, नो वन नहीं,
मैंने बताया ऑल, एवरीवन, एनी, एनीवन, नन, वन अनदर, एवरी, ये सारे दो से अधिक के लिए, जबकि इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए। तो यहाँ क्या है, न नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट, है ना, देन हिमसेल्फ, क्या है, देन हिमसेल्फ। तो यहाँ नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट, यानी कोई भी अधिक ईमानदार नहीं हो सकते, कोई भी मोर ऑनेस्ट नहीं हो सकते, देन किससे, हिमसेल्फ है। तो यहाँ जो हिमसेल्फ दिया गया है, क्या दिया गया है, हिमसेल्फ, क्या यह सही है, इसको या हिमसेल्फ को यहाँ चेक करना है, या हिमसेल्फ लगता है या नहीं, या नो वन को चेक करना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ जो आपको दिया गया है देन हिमसेल्फ, तो आपको हम पिछले वीडियो में भी बताया था कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस का उपयोग करते हैं। ये तो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम देन के बाद नहीं करते, THAN यहाँ ध्यान देना होगा। तो इनका प्रयोग हम नहीं करते, किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो किसका करते हैं, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब हुआ, जैसे आई हो गया, जैसे पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, आई, वी, यू, इन सब का यूज करते, ही, सी, इट, इन सब का यूज कर सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आते हैं ये। तो देन हिमसेल्फ नहीं, देन हिम के जगह पर ही लेंगे, क्या लेंगे, ही। तो इसका मतलब इसमें क्या एरर हो गया, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट, मतलब कोई भी ज्यादा ऑनेस्ट ईमानदार नहीं हो सकते, देन ही, उससे, है ना, उससे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकते, हिमसेल्फ नहीं। ये हिमसेल्फ यहाँ रॉन्ग है, यानी इसका एरर किसमें, सी नंबर में इसका एरर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ भी है, रूल्स लिख दिए हैं हम आपको। देन के बाद, देन प्लस नॉमिनेटिव केस, देन के बाद किसका उपयोग करते हैं, नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस तो आप समझ में आ गया। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे अननोन सेक्स, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अननोन सेक्स है अगर रहता, तो अननोन सेक्स का क्या मतलब है, अननोन सेक्स से मतलब है बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड। बेबी मतलब क्या होता है, बेबी मतलब बच्चा, इन्फेंट ये अननोन है, इसमें मेल और फीमेल का बेबी कहने से कोई पता नहीं चलता। जिस वर्ड से ये पता ना चले कि यह मेल है या फीमेल है, ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, इटसेल्फ का यूज करते हैं। किसका करते हैं, इटसेल्फ का करते हैं। उनके बाद दिया गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो अब ये देखिए, जब हम बात करें इंडिफिनिट प्रोनाउन में अगर मेल आ जाता है तो क्या करेंगे, उसके लिए हिमसेल्फ का यूज करेंगे, जबकि फीमेल के लिए हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, मैं अभी भी इससे पहले भी वीडियो स्टार्टिंग करने के समय भी बताया था। इंडिफिनिट प्रोनाउन से मतलब है जिसका डिफिनिट नहीं है। जैसे अभी हम कहते हैं कि कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग से मतलब निकला कि कितने लोग खड़े हैं दरवाजे पर, ये नहीं पता चला। जैसे हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति से पता चला कि कितने व्यक्ति आए हैं, कौन कौन आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति से मतलब है कि कौन नहीं, मतलब ये है कि इससे पता ही नहीं चलता कि वो उस वर्ड में कितने आदमी यानी कहा जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, उसमें भी मेल होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसे एवरीबॉडी कहने से मेल का बोध होता है, समबडी, नोबडी, इस सबसे अगर सेंटेंस में अगर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज किए गए हों और मेल का को शो कर रहा हो, मेल के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, जबकि फीमेल के लिए किसका यूज करते हैं, हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में मेल और फीमेल का की बात समझ में ना आया हो। तो ये जो एवरीबॉडी है, समबडी है, नोबडी है, ये किसके लिए होता है, तो इनके इस सेंटेंस में यूज होने के बाद अगर सेंटेंस से मत तात्पर्य क्या हो, मेल का हो तो हिमसेल्फ, और फीमेल का हो तो योरसेल्फ, सॉरी योरसेल्फ नहीं, हरसेल्फ। अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ब हैं, अभी तक आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो करते हैं अननोन सेक्स के साथ कैसे करते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट होगा तो फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ आप कैसे करेंगे, ये देखा। अब हम देखते हैं वर्ब, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर नहीं लीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर कुछ इंजॉय है, प्राइड है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इन सब के साथ अगर आप क्या नहीं लेते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं बोलने के क्रम में,
तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इंट्रोड्यूस है, बिजी है, अवेल है, एड्रेस है, चीट है, रिजाइन है, अप्लाई है, एक्विट है, असर्ट है, हर्ट है, प्लम है। तो अगर हम बात करें, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद 100% गारंटी कि क्या यूज होगा, हिमसेल्फ ही, सॉरी, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे अगर बात करें, हम किसकी बात करें, अगर हम ये बात करें कि एक एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करें, तो ही इंजॉयड, हिमसेल्फ नहीं बोलिए, क्या बोलिए, इन द पार्टी। जैसे नीचे में लिखा है ही इंजॉयड इन द पार्टी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए और इस सेंटेंस में आया ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसमें, इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ देंगे, क्योंकि ही है तो हिमसेल्फ, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ, आवर रहेगा तो क्या दीजिएगा, आवर रहेगा तो आवर सेल्व्स देंगे, SELVES, ठीक है, सेल्फ दे दिए। आवर रहेगा तो आवर सेल्फ दे देंगे। ही है तो हिमसेल्फ, जिस प्रकार से हम दिए हैं ही के लिए हिमसेल्फ, यू रहेगा तो योर सेल्फ देंगे, तो जिस तरह से ही के लिए हिमसेल्फ दिए हैं, समझ में आ गया होगा। तो जैसे एक और एग्जांपल देखें, तो आई स्टेड माई सेल्फ, मैंने क्या दिया, आई के लिए क्या यूज किया, माई का यूज किया। अवे फ्रॉम द क्लास, अवे फ्रॉम द क्लास, लेकिन प्रश्न ये उठता है, स्टे क्या लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रश्न आंसर आएगा क्या, नहीं। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसको पसंद ही नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो फिर ऐसे वर्ब कौन कौन है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमने बताया आपको, आई स्टेड माई सेल्फ, यह सही है गलत, आपने क्या कहा, सही है। तो यही चीज है, आपको परेशानी आ रही है, क्या आ रही है, ये समझने में कि ये वर्ब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेता है या नहीं लेता है। तो हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो लेता है। यदि इंजॉयड आपने देखा तो इंजॉयड में क्या हुआ, ये लेता है। अगर ये नहीं रहता, इनके सिवा दूसरा कुछ रहता तो गलत हो जाता। जबकि जैसे हमने लिखा, गलत कैसे हो रहा है, ही इंजॉयड इन द पार्टी, ही इंजॉयड इन द पार्टी, ही इंजॉय क्या हुआ, ही इंजॉय हिमसेल्फ देंगे, ही इंजॉय हिमसेल्फ, तब ही सही होगा, क्योंकि इंजॉय को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्टे की बात करें तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टे के बाद हमने दे दिया है, इसलिए यह क्या गलत है। तो क्या होगा, आई स्टेड माई सेल्फ हटा करके अवे फ्रॉम माई क्लास, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। अगर देखें तो इस आधार पर अगर देखें तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, तो वो कौन कौन से हैं जरा वो भी देखें। तो ऐसे प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं हम आपको बता दें। जैसे ओपन है, ओपन है जो आप क्या नहीं लेना चाहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेना चाहता है, बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही रहना पसंद करता है। तो ओपन है, उसमें सेल है, वॉश है, ड्रेस है, अनड्रेस है, शेव है, कंसंट्रेट है, फील है, ये सारे, जैसे हरी है, ये सारे ऐसे फ्रेंड हैं, सॉरी ऐसे वर्ड हैं, जैसे ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, कॉन्सेंट्रेट, फील, हरी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती। जैसे एक और एग्जांपल के साथ देखें तो द डोर ओपन इटसेल्फ, लिखा है ओपनड इटसेल्फ, तो हम ये कहें दरवाजा खुद खुल गया, तो मतलब दरवाजा खुल गया। तो यहाँ जो ओपन के बाद हमने क्या बताया था, क्या नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर दे दिया है तो इसका मतलब समझ जाइए कि एरर वही है, उस सेंटेंस में जो इटसेल्फ है वही एरर है। तो क्या होना चाहिए ओरिजिनल में, द डोर ओपनड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावे भी कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें इस तरह का सिचुएशन होता है या इस तरह की स्थिति आती है जब हम उसके आगे जो है ले लेते हैं और गलत हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो लेना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। जैसे इंजॉय की बात किए थे, रिजाइन की बात किए थे, हर्ट की बात किए थे, वो लेना चाहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो लेना नहीं चाहता, तो उसका नाम भी बताया। उनके अलावे भी है, जैसे कीप है, कंसियल है, क्वालिफाई है, स्प्रेड है, रेस्ट है, स्टे है, ये सब लेना नहीं चाहता। जैसे अभी यहाँ दिखाए थे आपको, जैसे आई स्टेड माई सेल्फ लिख करके गलत किया हमने, तब आई स्टेड अवे फ्रॉम माई क्लास, सब कुछ वही रहेगा लेकिन माई सेल्फ नहीं होगा। तो ये भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड समझ में आया। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि दी रोड्स ऑफ कंकरबाग आर वाइडर देन राजेंद्र नगर, नो एरर। अब यहाँ क्या देखना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ देन लगा हुआ है,
क्या लगा हुआ है, देन। देन का नियम है कि देन के बाद नॉमिनेटिव केस का उपयोग होता है, ना कि अन्य केस का, यानी ऑब्जेक्टिव केस आदि का। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब वहां भी बताए थे कि आई, वी, यू, ये सारे क्या हैं, नॉमिनेटिव केस है। तो आपको ये समझना है, यहाँ तो नॉमिनेटिव केस है ही नहीं, यहाँ तो केवल नाउन यूज किया गया। तो यहाँ ये देखना, तब क्या देखना, अगर देन आ गया है तब ये देखना वाइडर यहाँ लगा हुआ है, यह भी सही है। कभी कभी इसमें क्या होता है, देन लगा रहता है और पीछे में क्या रहता है, दी वाइडर लिख दिया जाता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में आप समझ जाएंगे कि यह गलत है, क्योंकि दी जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है और ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। तो देन के साथ एक चीज और चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, यहाँ देन के साथ यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा हुआ दी रोड्स ऑफ कंकरबाग, यानी रोड्स यहाँ लिखा है, कितना क्या है, कंकरबाग के जितनी भी सड़कें हैं, यानी रोड्स मतलब सड़कें, तो सड़कें हैं तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ देखिए तो अब प्लूरल वर्ब यूज किया गया, प्लूरल वर्ब यूज किया गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है देन, देन के पहले दी रोड्स ऑफ इस तरह से यूज किया गया। अगर यहाँ ऐसे रहता टू वॉक और फिर देन वाला रहता सेंटेंस इसी तरह रहता, तो आगे में देन के बाद भी टू से शुरू करते, किससे शुरू करते हैं, टू से। यानी अगर यहाँ जेरंड से शुरू करते, जैसे ईटिंग या गोइंग ऐसे शुरू करते, तो देन के बाद भी इसी तरह से शुरू करते हैं, यानी जेरंड ही यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर यहाँ किससे यूज किया गया है, देन के बाद यहाँ दी रोड्स ऑफ यानी ऑफ करके यूज किया गया, पॉसेसिव केस का उपयोग किया गया है, तो आने वाले आगे में भी बताए थे हम आपको पिछले वाले वीडियो में भी, आने देन के बाद भी पॉसेसिव केस वाला यूज होगा। यानी यहाँ देन राजेंद्र नगर नहीं होगा, यहाँ अगर रोड रहता तो वहां दैट ऑफ राजेंद्र नगर होता, जबकि रोड्स है इसलिए दोज ऑफ राजेंद्र नगर होगा। यहाँ जो लिखा गया क्या होगा, राजेंद्र नगर है ना, तो यहाँ दोज ऑफ राजेंद्र नगर होगा। तो क्या हो गया, आपको समझ में आया। अगर रोड रहता तो क्या देते हैं, यहाँ रोड रहता तो देन के बाद रोड ऑफ है तो उसके बाद देते दैट ऑफ दे देते, लेकिन यहाँ क्या आया है, रोड्स आया है, तो यहाँ क्या देंगे, दोज ऑफ, THOSE, दोज ऑफ लगेगा, ऑफ राजेंद्र नगर, यानी राजेंद्र नगर से पहले क्या लगेगा, दोज ऑफ। तो क्या बताए थे कि दी रोड्स ऑफ, तो यहाँ वहां लगेगा दी दोज ऑफ, यहाँ दी रोड रहता तो वहां लगता दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ राजेंद्र नगर। तो चलिए इस तरह से देन से भी रिलेटेड जो भी आपको आएगा तो उसको पहले चेक करेंगे कि किस तरह का सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब किस किस तरह से दिया गया, उसके आधार पर काम करेंगे। तो 7वीं नंबर समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं 8वें नंबर में क्या लिखा है, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट कैन ही। ये दिख रही है आपको, इसमें दिया गया कैन ही, ये क्या है, क्वेश्चन टैग से दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन टैग में एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन टैग में अगर ये क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, एवरीबॉडी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन से संबंधित कुछ तथ्य को जानते फिर इस सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग, तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन टैग में आपको एक चीज बता दें, वहां हम जाने से पहले क्या बता दें कि क्वेश्चन टैग जब भी बनाते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो पॉजिटिव क्या होता है, उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, और पॉजिटिव रहता है तो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव बनाते हैं, यानी नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं तो उनका हेल्पिंग वर्ब कैसा है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर कैन का है तो कैन ही लेंगे, विल है तो विल ही लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, निगेटिव प्लस पॉजिटिव है तो निगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, उसके बाद इसका एवरीबॉडी क्या है, सब इसके लिए सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ही, सी, इट, दे, क्या रखेंगे इसके हिसाब से सोचेंगे, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ तो इंडिफिनिट प्रोनाउन दिया है सब्जेक्ट के रूप में, एवरीबॉडी के रूप में क्या है, इंडिफिनिट, एवरीबॉडी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हमने तो यहाँ देख लिया, हमने ये देखा कि यहाँ कैन नॉट यानी निगेटिव यूज किया है, तो यहाँ क्या है, कैन पॉजिटिव यूज किया, कैन नॉट रहता तो यही गलत हो जाता, लेकिन कैन यूज किया है। जैसे हमने क्या कहा, पहले तो वर्ब लेते हैं, जो वर्ब दिया रहता है, हेल्पिंग वर्ब हो या मोडाल वर्ब हो, कुछ भी वर्ब लेते हैं, उनके बाद क्या रखते हैं, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखेंगे। तो इसके अनुसार से सब्जेक्ट में ही लें कि दे लें या फिर इट लें, क्या लेंगे, तो इस चीज को हम देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन के कुछ रूल्स को देख करके, तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि कैसे हम यूज करते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन को।
यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए हुए हों तो क्वेश्चन टेग बनाने समय एक चीज ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में दे या इट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्वेश्चन टेग के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अगर दिया रहेगा क्वेश्चन टेग इंडेफिनिट, कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में कौन दिया हो? इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो, तो क्या लेंगे? दे लेंगे और इट लेंगे। अच्छा, प्रश्न उठा कि दे कब लेंगे और इट कब लेंगे? जब रहेगा बॉडी, एवरी बॉडी रहेगा, सम बॉडी रहेगा, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, इस तरह से रहेगा, BODY लगा हुआ आएगा, तब आप क्या लीजिएगा? दे लीजिएगा। या सम रहेगा, है ना, इस तरह से नन रहेगा, एनीवन रहेगा, तो आप वहां दे लीजिएगा, ठीक है। और जब एवरीथिंग, थिंग लगा हुआ आ जाए, THING, थिंग, तो वहां वस्तु का बोध होता है, वस्तु को बोध करने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। तो यह भी आप समझ में आया। इतना ही नहीं, अगर हम कहें वर्ब की बात करें, यदि वर्ब है तो वर्ब क्या होगा? इसका सिंगुलर होगा। क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं? जैसे एवरीबॉडी है, ये तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ, तो इनका जो हम वर्ब लेंगे, इसका जो आने वाला वर्ब होगा वो कैसा होगा? तो वर्ब सिंगुलर होगा। जबकि अगर प्रोनाउन की बात करें, इसमें प्रोनाउन किस तरह की यूज करेंगे? तो लिविंग के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ दिक्कत हुआ होगा। जैसे अगर बात करें एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हमने क्या बताया था? अगर वो लिविंग को शो कर रहा है, तो देखिए लिविंग को शो कर रहा है, लिविंग को करेगा ही, तो लिविंग को शो कर रहा है तो क्या लेंगे? हिज लेंगे। यहाँ देखिए हिज लिया गया, हिज कंट्री, यानी कि इट ले लेंगे, इट कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव इट कंट्री, है ना, ये नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। हिज क्यों? क्योंकि अभी ने बताया, तो लिविंग के लिए क्या लेते हैं? तो लिविंग के लिए HIS, क्या लेते हैं? HIS, जबकि नॉन लिविंग के लिए IT लेते हैं। जैसे अगर देखें, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, देखिए ITS लगा हुआ है ना, तो एवरीथिंग है, इसीलिए बॉडी रहता तो हिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग थिंग के लिए क्या लेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे, हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कॉमन एरर जहाँ था। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इस सेंटेंस में? जैसे एवरीबॉडी से स्टार्ट है, कैन नॉट, एवरीबॉडी के लिए क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। तो दे यूज करेंगे तो कैन दे हो जाएगा, और इसमें इस तरह से एरर किस में आया? डी में आया। चलिए ठीक है, अगर देखें वन शुड लव हिज कंट्री, नो एरर। अगर सेंटेंस में वन से स्टार्ट हो तो उसके लिए अगर पोसेशन का उपयोग करते हैं तो वन से लेते हैं, ONES लेते हैं, वंस, ठीक है, ना कि हम हिज लेते हैं। और ये हिज लेकर के वन रहेगा तो याद रखना है कि हमें वन से लेना है, तो यहाँ हिज लिया गया, तो हिज तो क्या है? रॉन्ग है। इस तरह से आप सेंटेंस में देखेंगे और ध्यान रखेंगे इस तरह से कि अगर वन लिया गया है तो वहां उनके लिए ONE क्या करेंगे? S लेंगे। क्या ले लेंगे? ONES, इस तरह से नहीं ले लेंगे हम लोग, थोड़ा इसको बताएंगे आपको हम। सॉरी, यदि सेंटेंस में आपको वन आ जाए तो वन से अर्थात वन का प्लूरल अगर बनाएंगे तो ONES हो जाएगा। लेकिन पॉसेसिव केस की बात करें तो ONE'(S), इस तरह का यूज करेंगे। ये चीज हमने नहीं बताया। अब आप समझ गए होंगे कि वन अगर आ जाएगा ONE1, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आया, अगर इसका हमको प्लूरल करना है कहीं तो क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। लेकिन ONE'(S) क्या होगा? पॉसेसिव केस के रूप में रहेगा। तो यहाँ हम वन है तो यहाँ ONES नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये तो प्लूरल हो गया। यहाँ हम क्या यूज करेंगे? हिज के बदले ONE'(S) यूज करेंगे। वंस कंट्री, नो एरर। तो वो नो एरर तो नहीं, इसमें क्या है? एरर नंबर क्या होगा? C, ऑप्शन नंबर C होगा। तो यहाँ आप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग, फिल इन दी ब्लैंक्स भी कुछ दिए गए उसको भी देखते हैं। जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या दिया गया? डैश ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। इच इसमें भरना है या एवरी भरेंगे? इच मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है। अब हम आपसे पूछते हैं यहाँ इच भरे या एवरी भरे, क्या होगा यहाँ? तो यहाँ हम क्या भरेंगे? हम आपको बताए थे इच का मतलब दो या दो से अधिक होता है, जबकि एवरी का क्या अर्थ होता है? दो से अधिक। तो यहाँ क्या दिया गया है? दो दिया है।
एवरी का मतलब क्या होता है, दो से अधिक, यहाँ लिखा हुआ भी एवरी, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो एवरी यहाँ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ईच लगेगा, EACH लगेगा। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ईच का अर्थ है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, लेकिन एवरी का अर्थ है दो से अधिक। तो दो से अधिक कहा तो दो नहीं कहा ना, तो दो इसमें सेंटेंस में क्या यूज किया गया, दो। तो दो अगर यूज किया गया है, क्या यूज किया गया, दो यूज किया गया, तो ईच लगेगा, एवरी तो लगना ही नहीं है उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें ईच और एवरी की बात करें तो यहाँ देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ जो लिखा हुआ ईच ऑफ द, तो ईच ऑफ द के बाद हम बताए थे अगर ईच ऑफ द रहे, मोस्ट ऑफ द रहे, वन ऑफ द रहे, तो ऑफ द जब भी यूज करते हैं तो इनके बाद आने वाला जो नाउन्स होता है या प्रोनाउंस होता है वो प्लूरल होता है। तो उसमें भी अगर प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव केस नहीं यूज करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ होगा क्या, यहाँ ईच ऑफ द गर्ल्स है तो ये प्लूरल क्या है, गर्ल्स क्या प्लूरल है, काउंटेबल, गिन सकते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का रहेगा तो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा, ईच गर्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच गर्ल। हम भूल से ईच गर्ल्स नहीं लिख देंगे, कभी भी ईच गर्ल्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जबकि आपने देखा ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा जा रहा है, यहाँ हमने क्या कहा, ईच गर्ल लिखिए, ईच गर्ल्स मत लिखिए, क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरफ योग हो रहा है यहाँ गर्ल। ठीक है, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर है ही गर्ल, और काउंटेबल काउंटिंग कर सकते, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इच ऑफ द लग जाता, ऑफ द लगता है इसलिए यहाँ प्लूरल हुआ है, इसमें चूंकि ऑफ द नहीं लगा है इसलिए यहाँ सिंगुलर ही रहेगा। और इस तरह से अगर ऑफ द नहीं लगता है तो समझ जाइए एडजेक्टिव हो जाता है, इच गर्ल का मतलब यहाँ एडजेक्टिव को शो कर रहा है, लेकिन इच ऑफ द गर्ल्स ये किसको शो कर रहा है, तो यह शो कर रहा है प्रोनाउन को। ठीक है, उसी तरह एवरी की बात करें तो एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स, एवरी कितने के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2 गर्ल्स, तो बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ काट दिया गया। एवरी 10 गर्ल्स, दो से अधिक हो गया, तो यहाँ 10 है क्या, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का उपयोग होता ही है, इसलिए एवरी 10 गर्ल्स सही है। जबकि एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स गलत है, इसलिए गलत है कि ऑफ द के बाद 2 गर्ल्स तो ठीक है, लेकिन एवरी जो है क्या नहीं लेता, 2 को नहीं शो करता, 2 से अधिक अगर रहता वहां 5 गर्ल्स रहता तो चल सकता था, लेकिन यहाँ क्या है 2 गर्ल्स दिया है, इसलिए एवरी के जगह पर अगर 2 दे दिया जाता है, 2 का बोध करने की कोई वर्ड दे दिया जाता है तो समझ जाइए वो गलत हो जाएगा, यहाँ ईच देता तो सही हो जाता। अब इसी को हम अगर देखें एडजेक्टिव की ओर देखें तो एडजेक्टिव में क्या होता है, एवरी बॉय, देखिए यहाँ एस नहीं लगा हुआ, क्यों नहीं लगा हुआ, एवरी बॉयज रहता, इसलिए नहीं क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। फिर से ये क्या है, ये जो है एवरी बॉय, बॉय क्या है इसमें सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। तो एवरी मतलब प्रत्येक है, जो गिन सकते हैं उसी के लिए ना प्रत्येक का यूज करेंगे, जिसको गिन ही नहीं सकते तो दूध को गिन नहीं सकते तो उसमें एवरी लगा करके फायदा ही नहीं मिलेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। एवरी मिल्क नहीं बोल सकते, इच मिल्क नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको काउंटिंग ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हमको इच बॉयज लिखा हुआ आ जाए तो गलत हो जाएगा, एवरी बॉयज लिखा हुआ हो तो गलत हो जाएगा। जहां तक इच और एवरी की बात है तो इच और एवरी इज नॉट यूज्ड बिफोर, इच एवरी कहाँ यूज नहीं किया जाता, इसको देखिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता। जैसे सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल है, जैसे राइस अनकाउंटेबल है, इसके पहले इच का प्रयोग करना गलत है। इच मिल्क, इसके मिल्क क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल तो हमने नहीं बोला था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या करते हैं, इच का प्रयोग नहीं करते थे, इसका मतलब यह भी गलत हो गया। एवरी गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर एवरी का यूज कर लिए तो गलत हो गया। तो ये सारे जो दिए गए हैं सारे जो हैं गलत, नॉट यूज्ड बिफोर, बिफोर इनके नाउन, इसके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता है, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन समझ गए, ये जैसे अनकाउंटेबल राइस हुआ, मिल्क हुआ, कॉफी हुआ, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज नहीं करते, ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह इसमें भी प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल है लेकिन काउंटेबल है, जैसे पेन है तो पेन रहता, एवरी पेन रहता तो ठीक था, लेकिन पेन्स आ गया तो फिर ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया, तो फिर ये जो है गलत है, एवरी और ईच। ठीक है,
अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ तक तो ठीक है ना। हैज, ये भी सही है क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगता है। हैज डैश ऑन बुक, क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज डैश ऑन बुक, तो ऑप्शन में क्या दिया, हिज, देयर, आवर। सबसे पहले हम बता दें या अगर यहाँ क्या है, सिंगुलर है, ईच है ना, ईच ऑफ द बॉयज सिंगुलर का बोध कर रहे हैं, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया, तो आप बताइए ना इसमें से देयर नहीं होगा, आवर नहीं होगा, तो क्या होगा, हिज ऑन बुक होगा। क्या होगा, ये हिज ऑन बुक होगा वहां। तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर के रूप में, पॉसेसिव प्रोनाउन अगर वर्ब इसमें सिंगुलर है तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच ही सिंगुलर है, इस चीज से क्या बोल जाता है, सिंगुलर का जो करता है। तो बात करते हैं आइदर, आइदर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ आइदर ऑफ डैश कैन डू इट, मी होगा कि अस होगा, तो मी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे आइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद क्या होता है, ऑफ द, ऑफ द अगर लगा हुआ हो तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो यहाँ नाउन आता है या प्रोनाउन के रूप में देखिए मी या अस होगा, तो क्या होगा, यहाँ अस होगा, एवरी आइदर ऑफ अस, मी तो हो ही नहीं सकता, मी मतलब सिंगल होता है, आइदर का मतलब ये होता है, क्या होता है आइदर का मतलब, दो, आइदर का मतलब होता है केवल दो, यानी दो में से एक, दो में से एक, कोई एक, ठीक है। तो दो में से कोई एक, तो पहले तो दो होना चाहिए ना, यानी दो होना चाहिए, यहाँ क्या जरूरत है, अस की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी टू ब्रदर्स, कितने ब्रदर्स, दो ब्रदर्स, क्वेरल्ड, आपस में झगड़ा किए, विथ, क्या होगा, ईच अदर या वन अनदर होगा। तो मैंने बताया था ईच अदर का प्रयोग जो है दो के लिए किया जाता है, तो यहाँ ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा। अगला में क्या है, वन वी शुड ऑल लव, मतलब हम लोग सभी प्यार करते हैं, ईच अदर की वन अनदर, यहाँ वन अनदर होगा क्योंकि ऑल है सभी लोग ना, तो यहाँ वन अनदर, यदि टू रहता तब ईच अदर होता। तो यहाँ 8, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत हुआ होगा। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के विषय में थोड़ा देख लेते हैं, और इसके विषय में जो कुछ बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। मुझे लग रहा है कि अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को टर्मिनेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, फिर अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो कुछ बच गया प्रोनाउन से टाइप्स उनको देखेंगे, और उससे संबंधित जो एरर्स हैं उनको भी देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के विषय में दिया गया, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के विषय में। तो चलिए इसके विषय में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये रहा वर्क एंड प्ले, इस तरह से सेंटेंस आ जाए, डैश बोथ नेसेसरी, यहाँ डैश का मतलब है, डैश से क्या मतलब है, यहाँ देखिए एक ए नंबर, डैश में क्या है, ए है, ए में इज देंगे कि आर देंगे, तो वर्क एंड प्ले एक है या दो है, तो दो है, तो दो है तो आर देंगे। वर्क एंड प्ले क्या हो जाएगा, इज होगा कि आर होगा, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वर्क एंड प्ले इज होगा नहीं, क्या होगा, आर होगा। तो वर्क एंड प्ले आर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद का बोथ नेसेसरी, दोनों नेसेसरी है, टू हेल्थ यानी शरीर स्वास्थ्य के लिए। बी में क्या होगा, दिस होगा कि दैट होगा, यहाँ देखिए दिस और दैट दिया ऑप्शन में, तो बी में दिस होगा कि दैट होगा। तो याद रखेंगे पहला अगर हम बात करें, अगर यूज करने के है दिस और दैट है ना, यहाँ दिस करें या दैट करें, तो इस तरह से समझने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ जो लास्ट में यूज किया गया है ना, लास्ट में यूज किया गया, इसके लिए सबसे पहले इनका प्ले का यूज सबसे पहले करेंगे, वर्क का बाद में यूज करेंगे। तो प्ले के लिए यूज करेंगे तो दिस इसके लिए यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्सरसाइज, यानी प्ले के विषय में करें, हेल्थ, हेल्थ दिस एक्सरसाइज द बॉय, एंड के लिए कौन लेंगे, ये वर्क वाला, पहले वाला का शुरू में ले लिए दिस, और उसके लिए वर्क के लिए क्या ले लेंगे, दैट लेंगे, एक्सरसाइज द ब्रेन, दैट एंड दैट एक्सरसाइज द ब्रेन। तो इस तरह से आप इनको भी समझ में आ गया कि इस तरह के सेंटेंस आएगा तो दिस और दैट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे को भी मोटिवेट करें। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.